हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि जैसे समर्पण आपने देखा होगा कि इस चैनल पर जो भी शिक्षक बंधु हैं हमारे और जो भी हमारे ऑडियंस भी हैं और आप जैसे जो सपूत हैं वो भी अपना समर्पण, शिक्षक अपना समर्पण और छात्र अपना समर्पण सब कुछ अर्पित कर रखे हैं। इसी श्रृंखला में दो लाइनें आप लोगों के लिए आई हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। स्वप्न अर्पित, स्वप्न जो आपके सपने हैं और हमारे जो सपने हैं वो भी आपके लिए अर्पण कर दिया है। स्वप्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। आयु का क्षण क्षण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। जो भी चीजें हैं वो सभी आपके लिए समर्पित है और मेरी एक चाह भी रही है कि वो इसी समर्पण के साथ चाहता हूं देश के सपूतों, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो एक स्टेट लेवल का नहीं है, ये एक देश के स्तर का है। तो मैं प्यारे सभी देश के सपूतों के लिए ये समर्पण करना चाहता हूं कि चाहता हूं देश के सपूतों, मैं तुझे कुछ और भी दूं, मैं तुझे कुछ और भी दूं। इसके अलावा भी जितना भी समर्पण किया है इसके अलावा भी और भी कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि इतने से ही काम नहीं चलने वाला है, कंटेंट पर भी हमको कुछ काम करना है। तो उसके लिए अगली श्रृंखला में आपके सामने लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में शब्द विचार लेकर के आया हूं। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में शब्द विचार। जैसा कि आपने देखा होगा हिंदी व्याकरण का जो प्रारंभ हम लोग करते हैं वो कहां से करते हैं? वर्ण विचार से करते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपने देखा होगा वर्ण विचार में वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। इसी वर्णमाला के साथ उच्चारण स्थान का अध्ययन करते हैं, उच्चारण स्थान का अध्ययन करते हैं। इसी वर्ण विचार में हम लोग संधि का अध्ययन करते हैं, संधि का अध्ययन करते हैं। इसी वर्णमाला में समास का अध्ययन किया जाता है। ये सब अध्ययन करने के बाद हम लोगों के सामने आकर के खड़ा होता है शब्द विचार, क्योंकि वर्णों के माध्यम से ही वर्णों के योग से संधियां, संधियों से शब्दों का निर्माण, समास। अब समास के साथ सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी, तरह तरह के शब्दों का निर्माण हम लोग इसमें करते हैं। तो अगला बिंदु आपके सामने होगा शब्द विचार। अगला बिंदु हमारे सामने है शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि शब्द है क्या। शब्द है क्या? शब्द क्या होता है? शब्द सार्थक और निरर्थक आपको दो देखने को मिलते हैं। जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला के बाद शब्दों का निर्माण जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमको दिखाई देता है कि दो या दो से अधिक सार्थक। कैसा हो? सार्थक। सार्थक वर्ण समूह ठीक है। तो जब वर्ण कैसे होंगे? सार्थक होंगे। सार्थक होंगे तो शब्द का कोई ना कोई अस्तित्व होगा, ठीक है ना। देखिए, अस्तित्व विहीन शब्दों की गणना हम लोग व्याकरण में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज हमको दिखाई देगी कि शब्द क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूह होंगे। वर्णों का ऐसा मेल, वर्णों का
ऐसा मेल जो कैसा हो, सार्थक हो। जैसे हमने लिखा राम, राम लिखा तो राम र आ और म 3 वर्णों से मिलकर के बना। श्याम लिखा, नाम जो भी आता है नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, काम लिख दिया, दाम लिख दिया, नियम लिख दिया, कानून लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके कोई ना कोई अर्थ आपके सामने मिलने चाहिए, उसके कोई ना कोई अर्थ मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, जैसे हमने लिखा कल, कल लिखा तो कल भी क्या है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, तो समय का ज्ञान करा रहा है। ये क्या कर रहा है, समय का ज्ञान करा रहा है, ठीक है ना। अब यहीं पर आपसे कह दिया जाए कख, अब कख कैसा हो गया, निरर्थक हो गया कि नहीं, क्योंकि कख का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसीलिए हमें जो परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की गई, वो क्या प्रस्तुत की गई, क्या कि सार्थक वर्ण समूह होने चाहिए। वह का ल लिखा तो गया, ठीक है ना, अमात्रिक वर्ड तो लिखा गया, लेकिन कैसा, सार्थक है, ठीक है ना। और क खा जोड़ा हमने वर्णमाला का, वो भी वर्ड है, लेकिन वो कैसा है, सार्थक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो शब्द, अब बात करते हैं हम लोग शब्द विचार की। इसकी बात करेंगे, शब्द विचार की। शब्द विचार की अगर बात करें तो शब्द विचार है क्या, ठीक है ना। और शब्द होते कौन कौन से हैं, शब्द होते कौन कौन से हैं, तो शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अभिकारी शब्द। तो इसमें आपने देखा होगा कि शब्दों की जो संरचना होती है ना, संरचना होती है, बनावट होती है, ठीक है ना, ये सब कैसी होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ना कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप या विकार के आधार पर, ठीक है ना। तो शब्द की अगर बात करें तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्या, शब्द, ठीक है ना। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है ना। अब इसी रचना को हम क्या कह सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसी रूप के आधार पर, उसके बाद अर्थ के आधार पर, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो वही जब अर्थ के आधार पर उसकी बात करेंगे तो सार्थक और निरर्थक की बात आएगी, ठीक है ना। अब जैसे रूप के आधार पर कहेंगे तो रूप के आधार पर, विकार के आधार पर इसको हम कह सकते हैं, रूप या विकार के आधार पर भी कह सकते हैं, रूप या विकार के आधार पर कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कह सकते हैं। उसके बाद विकारी अविकारी आपने पढ़ा ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्दों की संख्या कितनी मानी गई है, तो मूलतः कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। कौन कौन सी मानी गई है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यहीं पर आपको समझने की आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो आपको कहीं कतई जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा कंटेंट, सारी चीजें आपको यहीं पर उपलब्ध होगी, विषय चाहे जो भी हो, ठीक है ना। तो जैसे आप हिंदी के विषय में आप देख रहे होंगे तो आपको कतई कहीं हिलने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आवश्यकता है तो ध्यान पूर्वक इसको देखने की। अब रूढ़ शब्द की अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं हमारे आपके समाज में। तो वो क्या करते हैं, वो जिद्दी टाइप के होते हैं, अर्थात वो कभी बदलते नहीं, अपने विचारों को बदलते नहीं है, वो अपने विचार पर दृढ़ होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। उसी प्रकार से रूढ़ शब्द भी होते हैं
कि ये टूट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, टूट सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से रूढ़ शब्द भी होते हैं। जैसे राम आया, राम ऐसा शब्द है, नाम है, किसी का नाम है। अब इसको अगर विच्छेदित करते हो आप, इसको अगर विच्छेदित करते हो तो वे अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि रूढ़ शब्द को तोड़ने के बाद, रूढ़ शब्द अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रखते हैं, इनको अगर हम तोड़ते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। जैसे रा को र और म अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाते हैं? अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि रूढ़ शब्द, अगला बिंदु हम लोग लिखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, पहला जैसे लिखा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द नोट करेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे निश्चित अर्थ वाले होते हैं। ठीक है ना, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात 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 जिनमें किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है। ठीक है ना, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात जिनमें किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं कि जैसे अभी आपको बताया गया था राम, कमल, कलम। ठीक है ना, अब इनको क्या करेंगे? ये स्वतंत्र, अपना स्वतंत्र रूप प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता होती है इसमें, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। यहीं पर जब यौगिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यौगिक की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं। जैसे जब संधियां पढ़ी होंगी आपने तो वहां पर देखा होगा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द समूह ही क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अर्थात दो सार्थक शब्दों का जब मेल होता है तो वे शब्द कैसे होते हैं? यौगिक होते हैं। अब यौगिक कह सकते हो, यही परिभाषा आपको संधि के शब्द कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संधि के शब्द कह सकते हैं हम लोग, संधि के शब्द कह सकते हैं, मिश्रित शब्द कह सकते हैं, योजक शब्द कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यौगिक शब्दों को इन सब नामों से भी जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे अब परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा की अगर बात करें तो अभी आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक, ठीक है ना, शब्दों के योग को, शब्दों के योग को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दो रूढ़ शब्दों के योग को, आप ये भी कह सकते हैं कि दो रूढ़ शब्दों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं।
ठीक है ना? बात समझ में आई कि दो रूढ़ शब्दों, क्योंकि रूढ़ शब्द हमेशा कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं, कोई ना कोई अर्थ जरूर रखते हैं। अब वही दो रूढ़ शब्द हो जाए, ठीक है ना? जब दो शब्द मिल जाएंगे तो वे क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। जैसे आप विद्यालय कह लीजिए, एक शब्द आपके सामने है विद्यालय। अब विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? विद्या प्लस आलय। आलय मीन्स स्थान, ठीक है ना? और विद्या मतलब ज्ञान। अब देखिए दो सार्थक शब्द हैं, इन दो सार्थक शब्दों से मिले हुए जो शब्द आया क्या? विद्यालय है। तो विद्यालय कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। इसलिए दो या दो से अधिक सार्थक शब्द समूह क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। सार्थक होगा, रूढ़ भी होगा, ठीक है ना? तो रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। चलिए अगली बात आती है आपकी, अगला है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ कौन से होते हैं? योग रूढ़ कौन से होते हैं? अब योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो जो अपना अस्तित्व छोड़कर अपना अस्तित्व छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर आप कह सकते हो, जब व्याकरण हमने पढ़ा होगा, सब वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, वर्ण विचार पढ़ा होगा, तो वहां पर हमने क्या देखा? वहां पर क्या देखा था कि वहां पर हमने देखा कि समास के अगर भेद की बात करें, समास के अगर भेद की बात करें तो वहां पर एक समास आता है बहुब्रीहि समास। क्या आता है? बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में आप देखते हैं, बहुब्रीहि समास में आप देखते हैं कि वहां पर क्या मिलता है कि वह क्या होते हैं, दो शब्द जो होते हैं उनका अर्थ बदल करके कोई नया अर्थ या कोई नया स्वरूप प्रकट हो जाता है, कोई नया स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो होते हैं, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, वो बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के शब्द। बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? योग रूढ़ होते हैं, ठीक है ना? जैसे आप कह सकते हो गजानन, गजानन, ठीक है ना? दशानन, ठीक है ना? गजानन, दशानन। श्वेतांबर, क्या? श्वेतांबर, पीतांबर, नीलांबर, ठीक है? अब यहां पर देखिए, यहीं पर उठाइए किसको? नीलांबर को। नीलांबर मतलब क्या है? नीलांबर, नीलांबर की अगर बात करें, नीलांबर किसे कहा जाता है? तो सबसे पहली चीज तो इसमें विच्छेद करेंगे या विग्रह करें। विग्रह करेंगे तो नीला, नीला अंबर, नीला अंबर। तो नीला जो अंबर है, ठीक है ना? एक तो अर्थ आया नीला और अंबर, ठीक। अब यहीं पर बात आती है नीला
नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, वहीं पर कहता है अर्थात। अब यही बात कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। अर्थात, अर्थात तो नीला वस्त्र जिसने धारण किया होगा, तो नीला वस्त्र कौन धारण करता है? किसने, कौन धारण करता है? कौन धारण करता है? वो कौन है? अर्थात बलदाऊ भैया। कौन? बलराम, ठीक है ना। कृष्ण के भाई बलराम। तो बलराम अर्थात देखिए, अब ना तो नीला रहा और ना ही अंबर रहा। यही बात तो वो कह रहा था कि जो अपना अस्तित्व छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, जो अपना अस्तित्व छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वे क्या कहलाते हैं? वह योग रूढ़ कहलाते हैं। और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुब्रीही ही समाज के शब्द होते हैं। तो उसी प्रकार से दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, ठीक है ना। गजानन, गज का मुख है जिसका, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है ना। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, ठीक है ना। विष्णु भी कह सकते हैं, विष्णु भी पीला वस्त्र पहनते थे क्योंकि उन्हीं के स्वरूप थे, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। तो आपका क्या आया? योग रूढ़, ठीक है ना, योग रूढ़। उसके बाद यौगिक और रूढ़, ये तीन आपके कैसे थे? रचना या बनावट की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से ये तीन, ठीक है। अगला आएगा आपका सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। तो कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। अगर अर्थ के आधार पर शब्द की बात करेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? एक तो होता है क्या? सार्थक। एक तो क्या होता है? सार्थक। एक क्या होता है? निरर्थक। निरर्थक, ठीक है ना। अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएंगे? सार्थक कहलाते हैं, ठीक है। जिनका, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, जब भी हम प्रयोग करें, शब्द को कहीं पर प्रयोग करें, तो वो अपना कोई ना कोई अर्थ प्रदान करे, वो अपना कोई ना कोई अर्थ प्रदान करे। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर पानी की बात करें, किसकी बात करें? पानी की बात करें, तो वही पानी, पानी यहां पर किसके रूप में? वाणी के रूप में, ठीक है ना। पानी वाणी, खाना वाना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, पानी और खाना एक सार्थक शब्द है। मुझे खाना खिलाइए, खाना वाना मिलेगा कि नहीं? जैसे एक वाक्य आया, एक वाक्य आया आपके सामने, खाना वाना मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये खाना कैसा है? ये एक सार्थक शब्द है। ये कैसा है? सार्थक शब्द है। लेकिन यहीं पर वाना की बात की जाए तो वाना इस वाक्य को केवल रुचिकर बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में थोड़ी सी रुचि आ गई है, ठीक है ना। वाक्य थोड़ा प्रभावी हो गया है, ठीक है। इसलिए यहां पर वाना शब्द कैसा है? निरर्थक है। अर्थात
निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग और अप्रयोग से वाक्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। खाना मिलेगा कि नहीं, ये सीधी सी बात आपसे पूछी जा रही है। आपने सीधा पूछा, ठीक है, कि खाना मिलेगा कि हम जाएं, ठीक है, तो ये खाना सीधा आ गया। अगर वही खाना वाना मिलेगा कि हम चले जाएं, वहां पर क्या हो गया, वाना शब्द आया, लेकिन उसका कोई अस्तित्व या प्रभाव विशेष नहीं है कि उसके रहने या उसके न रहने से उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपके कैसे होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, और ये सभी कैसे होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मान लीजिए आपके घर हम आवे, आप लोग बुलाएंगे ना, जब आप लोग बुलाओगे, आप लोग कब बुलाओगे, कब बुला रहे हो, तो जब हम आएंगे तो आपसे क्या कहेंगे, आपके घर हम आएंगे, आपके घर हम आएंगे, आप हमें चाय वाय पिलाओगे या नहीं। वाक्य आया आपके सामने कि आपके घर हम आएंगे, आप हमें चाय वाय पिलाओगे कि नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, हम आपके घर आएंगे, ठीक है, खत्म। क्या करने आओगे, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आएंगे जरूर। आएंगे किस लिए, चाय वाय पीने, तो चाय वाय पिलाओगे कि नहीं। अब यहां पर अगर वाय हटा दिया जाए, केवल चाय की बात की जाए, तो क्या उससे काम नहीं चलने वाला है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, केवल चाय से भी काम चल जाएगा, वाय मिले या न मिले। तो वाय क्या है, बाय, बाय मतलब बाय बाय, ठीक है ना। तो ये कैसा है, निरर्थक है। ये कैसा है, एक निरर्थक शब्द है जिसके प्रयोग या अप्रयोग से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और चाय हमारा कैसा है, सार्थक शब्द है। चाय कैसा है, सार्थक है, और वाय निरर्थक शब्द है। अब तो समझ में आया होगा कि अब भी नहीं आया, ठीक है ना। नहीं आ रहा, इसको बार बार सुने, बार बार देखें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, विकारी। विकारी या रूप परिवर्तन। मुख्य रूप से आपका कितना होता है, क्या होता है कि विकार या परिवर्तन के आधार पर, बदलाव के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका यही है, ठीक है ना। विकार, परिवर्तन या बदलाव, ठीक है ना, इसके आधार पर शब्द। शब्द, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, आपने देखा होगा, विकारी, विकारी और अविकारी। जैसे बड़े प्रेम से लोग बता देते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है ना। लेकिन देखिए, आप देखते चले आ रहे होंगे, आपको अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से आपको सारे शब्दों का अध्ययन देखने को, करने को मिल रहा है। तो विकारी मतलब होता है बदलाव, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसको बदला जा सके। तो बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, किसको बदल सकते हो, ठीक है ना।
और अविकारी मतलब जो निश्चित हो, अपरिवर्तित हो, ठीक है ना, अपरिवर्तनीय हो, ठीक है ना, जिसमें कोई प्रभाव न पड़े, अप्रभावित हो, जिस पर कोई प्रभाव न डाला जा सके, वो सब कैसे होते हैं, ठीक है ना, अविकारी होते हैं। अब विकारी शब्दों की अगर बात करें, जो विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके, ठीक है ना। अविकारी किसे कहते हो आप? अव्यय को। अभी अव्यय के जो 4 भेद होते हैं आपके, इनको हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। पहले आज आप इनकी बात समझ लेंगे। तो विकारी शब्द कैसे, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए, एक एक बिंदु को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक एक बिंदु को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक बिंदु आपके सामने दिख रहे हैं, सबसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो वही बात आई संज्ञा की। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा है, नाम है। संज्ञा का मतलब नाम हो गया, नाम हो गया। तो संसार में जो भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम तो जरूर है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान है। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो। तो इसीलिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। अब सर्वनाम, सर्वनाम क्या कहता है? उन्हीं सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या हो जाता है? सबका नाम। जो संज्ञा का नाम है वही क्या है? सर्वनाम है, ठीक है ना। सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम, ठीक है ना। तो सबका नाम। अब सबका नाम कैसा हो जाएगा? जैसे सर्वनाम का प्रयोग, अगर नाम ही है, नाम यहां भी था, नाम यहां भी था। आपने कहा कि विश्व की, संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी संज्ञा है, तो सबका नाम, सबका नाम आ तो गया। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों? सर्वनाम की आवश्यकता क्यों? ये तो प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा हो रहा है ना। अब ये प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हो रहा है तो इसलिए, ठीक है ना। जैसे कहें कि सीता क्या है? सीता क्या है? सीता अच्छी है, गीता अच्छी है, ठीक है ना, रीमा अच्छी है, ठीक है ना, सीमा अच्छी है। अब देखिए, अच्छी 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 कई बार प्रयोग हुआ ना। कई बार का मतलब पुनरावृत्ति, किसी एक ही बात की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, एक ही बात की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, उसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कि एक ही शब्द को बार बार न लिखा जाए, एक ही वाक्य में या एक ही सेंटेंस में, ठीक है ना, एक ही बात को बार बार न लिखा जाए, उसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहें कि वह सभी अच्छे हैं, वह सभी लड़कियां अच्छी हैं। अब किसी के नाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वही बात, इसीलिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो अगली बात करते हैं विशेषण की। अब देखिए, कोई ना कोई विशेषता तो आपके अंदर होती है। आप स्वयं समझ रहे होंगे कि आपके अंदर क्या विशेषता है। तो कैसी विशेषता है? कहें की, अभी बता रहे हैं, रुको। अब विशेषता की अगर बात करें, ठीक है ना, तो विशेषता अभी यहां पर लिख रहे थे अच्छी है, तो हमने कहा कि सीता, सीता सुंदर है, सुंदर है। अब सीता क्या है? संज्ञा है। अच्छा, सुंदरता क्या है? सुंदरता क्या है? स्थिति है, गुण है, ठीक है ना। तो सुंदर होना, ठीक है ना, एक गुण है। तो गुण होगा तो कहें कि गुण, गुण दोष, गुण दोष स्थिति, ठीक है ना,
आकार प्रकार जो भी है, ठीक है ना, रंग रूप, ये सभी कैसे होते हैं? विशेषण होते हैं, ठीक है ना। अब विशेषण है, ये क्या है? विशेषण है, ठीक। तो सुंदर होना क्या है? गुण है, ठीक है। अब तो सुंदरता क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएंगे कि नहीं? अब यहीं पर कहा जाए कि सीता बहुत सुंदर है, एक शब्द आ जाए बहुत सुंदर है, तो आप क्या कहते हो? अब यहीं पर आपसे अंडरलाइन करके पूछता है कि रेखांकित शब्द है, बस इतना पूछेगा, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द कैसा है? कैसा है? ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगर यही बात यहां पर पूछ लिया जाए, बहुत क्या है, तो बहुत आपका क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। अभी आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात प्रविशेषण किसे कहते हैं? बात की जाए कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, अर्थात सुंदर है तो कितना सुंदर है, मात्रा परिमाण जो भी कुछ बताए वो क्या है? बहुत सुंदर है ना, तो वो क्या बता रहा है? प्रविशेषण बता रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगर सीता की बात की जाए, सीता पर अंडरलाइन कर देगा, तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? तो ये क्या है? ये विशेष क्या है? अब यहां पर संज्ञा नहीं होगा, ठीक है ना। विशेष से विशेषण और प्रविशेषण, विशेष से क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। अर्थात जिनके गुण दोष दशा बताई जाती है और जो मात्रा बताई जाती है वो क्या हो जाते हैं? प्रविशेषण हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। क्रिया, क्रिया कैसी होती है? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं? सकर्मक और कर्मक क्रियाएं होती हैं। जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है वो सकर्मक, जो कर्म जिसमें कर्म का अभाव होता है वो कैसी होती है? अकर्मक, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग अब इसमें विकारी शब्दों पर हम लोग चलेंगे। तो विकारी शब्दों में पहला भेद हमारा हो जाएगा क्या? विकारी शब्द। अब प्रत्येक दिन एक एक बिंदु पर आपको एक एक वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो अगला बिंदु हम लोगों का आ गया विकारी शब्द। विकारी शब्दों में पहला बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा के विषय में, ठीक है ना, अभी बताया गया था कि संज्ञा कैसी है कि विश्व की या संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? संज्ञा है। अब यहीं पर आपसे पूछता है मूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञाएं कौन सी होती हैं और अमूर्त संज्ञाएं कौन सी होती हैं? मूर्त संज्ञाएं कौन सी होती हैं और अमूर्त संज्ञाएं कौन सी होती हैं? तो कैसे जानेंगे? ठीक है ना। पेन की संज्ञा के कितने भेद? पेन 5 भेद। 5 भेद है क्या? हम तो कह रहे हैं यथार्थवाचक और भाववाचक। अब ले कैसा? यथार्थवाचक और भाववाचक। हमने कह दिया मूर्त, हमने कह दिया अमूर्त। अब बताओ, अब बताओ गलत है सही है, ये आपको विचार करना है। देखिए, अभी आपने देखा कि संज्ञाएं कैसी होती हैं। भाई संसार की जो वस्तु है, कैसे आप जानोगे संसारिक वस्तु है? आपको कैसे पता कि ये संसारिक वस्तु है? बताओ आप। जब देखोगे, जब सुनोगे, जिसको देखोगे, जिसको छू पाओगे, जिसको उठा के ला पाओगे, वही तो वस्तु होगी। तो वस्तु अगर सांसारिक होगी तो वो कैसी होगी? यथार्थ होगी, ठीक है। अब वो पदार्थ है कि व्यक्ति है, ठीक है ना, समूह में उठा के ला रहे, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो रियल में है कि या इंटरनल है। अब जैसे भावनात्मक रूप से आप लोग का लगाव होता है किसी से, जो है, अब जैसे कोई वस्तु पेन है, पेन है, इस पेन को हमने क्या किया है? पकड़ रखा है। अब इसको हमने देख लिया, पेन क्या करती, लिखती, कैसे लिखती है ये भी दिखता है, ठीक है ना। ये देखिए स्मार्ट बोर्ड वाली पेन है।
अब ये कैसे लिखती है वो भी दिख रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, भाववाचक हो गई कि वो यथार्थवाचक हो गई। भाई अभी जो नहीं लिखे होंगे, जो नहीं छुए होंगे, उनको ऐसी लग रही, उनके विचार में अंतर्मन में चल रहा होगा कि ये स्मार्ट बोर्ड वाली पेन कैसी होती है। एक पेन होती है जिससे यार स्मार्ट बोर्ड पे लिखा जाता है, तो वो कैसी हो गई, वो आपके अंतर्मन में एक भावना चल रही है, अंतर्मन में आप विचार कर रहे हो। भावनात्मक या वैचारिक जो शब्द होते हैं जो अंतर्मन में चल रहे होंगे, अर्थात जो दिखते नहीं है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, वह सभी कैसे होते हैं, भाववाचक होते हैं। वे सभी कैसे हो, अमूर्त होते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, यथार्थ नहीं होते हैं, ठीक है ना, यथार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो हम पकड़े हैं तो हमारे लिए क्या है, रियल है, अर्थात यथार्थ है। अब ये क्या है, भाववाचक है, भावनात्मक है, जो नहीं छुए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अगला बिंदु हम लोगों का इसी पर होगा कि संज्ञा के भेद कौन से होते हैं, संज्ञा के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, इन स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा कैसी है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि पदार्थवाचक है कि समूहवाचक है, ठीक है ना। तो वह सभी संज्ञाएं हम लोग विक्रय करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। आप लोग इसी के साथ ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। आपको कंटेंट में कहीं पर कोई भी कमी अगर दिख रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।